गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आइए अपने क्लास को हम स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्शन 91 के स्टेप लिखवाने थे। हमने एक क्वेश्चन भी करके देखा था 91 के ऊपर। तो पहले हम इसके स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद में इसके आगे की बातें हम करना स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास तो थोड़ा स्पेस निकालने का तरीका है, तो इसलिए आइए स्टार्ट करें इसके स्टेप लिखने। क्वेश्चन हमने लिख लिया था, तो टोटल 5 स्टेप या 6 स्टेप बना सकते हैं अपन। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? स्टेप 1 में आप करेंगे बच्चों कि जो भी आपकी इनकम है, चाहे वो फॉरेन की इनकम हो चाहे वो इंडिया की इनकम हो, उस इनकम को आप क्या करोगे? कंप्यूट करोगे, उस पर टैक्स निकालोगे। कंप्यूट टोटल इनकम। ठीक है, और इस टोटल इनकम में दोनों इनकम आ जाएगी बच्चों, चाहे वो आपकी इंडिया की हो, इंडियन इनकम, या फिर हो चाहे आपकी वो फॉरेन इनकम। दोनों के दोनों इनकम इसमें आ जाएगी। पहले स्टेप में आपको ये करना है। फिर आएगा आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो इनकम आपने निकाली है, उस इनकम पर आप ग्रोस टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट ग्रोस टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 की ग्रोस टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करोगे आप। ग्रोस टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज टैक्स बिफोर, बिफोर नहीं, टैक्स बिफोर टीडीएस, टीसीएस या कोई रिलीफ है। मतलब जो टैक्स होगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम, ठीक है, उसमें आप ऐड क्या करोगे? आप सेस 4% ऐड करोगे। अगर आपको सरचार्ज भी है वो भी ऐड होगा। सरचार्ज भी इसमें एडेड रहेगा अगर वो एप्लीकेबल है तो, ठीक है। तो ये जो जोड़ते हो आप, इसको नाम दिया गया है बच्चों ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। स्टेप नंबर 2 में इसको कैलकुलेट करना है आपको। ये होता है ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। ये है आपका ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद में आप निकालेंगे अपना स्टेप नंबर 3। देखिए स्टेप नंबर हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन हमने किया, हमने सब सीखा करना क्या था। अब इसके स्टेप पढ़ने आसान है, क्योंकि मुझे अब इसमें कुछ बताना नहीं पड़ रहा, बस थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। तो थर्ड नंबर स्टेप में हम क्या देखेंगे? फाइंड आउट करेंगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स। फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलता है, ये भी आप लोगों को पहले से ही पता है। हाँ सर, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालने का सीधा और आसान तरीका है, सबसे पहले आपको टैक्स इंक्लूडिंग
ऐसे लिखो आप, टैक्स इंक्लूडेड नहीं, आप लिखो ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी, जो स्टेप नंबर 2 में निकाली आपने। इसको डिवाइड करोगे आप टोटल इनकम से, जो स्टेप नंबर 1 में निकाली आपने। ये आपकी स्टेप नंबर 2 की कैलकुलेशन है और ये आपकी स्टेप नंबर 1 की कैलकुलेशन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, इसे बोल देंगे हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो जो आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स है बच्चों, याद रखना स्टेप नंबर 1 का मतलब हो गया फॉरेन और इंडियन इनकम दोनों को शामिल करना है। इसके बाद में आएगा आपका स्टेप नंबर 4। अभी हम स्टेप लिखेंगे, फिर हम आपको क्वेश्चंस और बताऊंगा आपको मैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, फिर और मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, मॉडल के क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। स्टेप नंबर 4 आपका है, आपको फाइंड आउट करना है बच्चों फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट। फाइंड आउट फॉरेन कंपनी या फॉरेन टैक्स रेट, कंपनी थोड़ी यार, टैक्स रेट आएगा, फॉरेन टैक्स रेट। ये कैसे निकलेगा? इसमें दो चीजें हैं बच्चों, या तो ये गिवन होगा क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन, या फिर क्या होगा बच्चों, कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका टैक्स पेड किया, जो आपने टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, इसको डिवाइड कर दोगे आप, टैक्स पेड इन फॉरेन कंपनी को डिवाइड कर दोगे फॉरेन कंट्री इनकम या फॉरेन इनकम, एक ही बात है, और मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से। अब आएगा आपका स्टेप नंबर 4। अब इसको कंपेयर करोगे आप, स्टेप नंबर 4 में क्या कर रहे थे हम, सॉरी 5 के अंदर करेंगे हम कंपेयर, कि फाइंड आउट करोगे रोवल टैक्स रेट। फाइंड आउट लोअर टैक्स रेट। ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोअर टैक्स रेट? कि सर जो स्टेप नंबर 3 का जो टैक्स रेट है, जिसको आप नाम दे रहे हैं एवरेज टैक्स रेट, ठीक है, और जो स्टेप नंबर 4 का टैक्स रेट है, जिसको आपने नाम दिया है फॉरेन टैक्स रेट, इन दोनों में जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा आपका एग्जम्प्ट, सॉरी, उसी लोअर को आप क्या करोगे, फिर स्टेप नंबर 6 में आप रिलीफ निकालोगे अंडर सेक्शन 91 की, जो कैसे निकलेगी कि जो फॉरेन इनकम है इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोअर टैक्स रेट, लोअर टैक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। लोअर टैक्स रेट आपने स्टेप नंबर 5 में निकाल लिया है, ठीक है ना। ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन भी कर लिया था इसके ऊपर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया नोट आप लोगों का?
क्या नोट कर लिया आपने? क्या नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब हम एक इसका मास्टर डायग्राम बनाते हैं जिसमें इस पूरे कंसेप्ट को हम कवर कर सकें कि सर फॉरेन टैक्स पे कैसे टैक्स लायबिलिटी आती है। बनाएंगे आप टैक्स लायबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम की टैक्स लायबिलिटी कैसे होती है बच्चों, वो हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि जो एसएससी होगा वो या तो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है। इफ एसएससी आरओआर, ये मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं बच्चों। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे नॉन रेजिडेंट के नाम से, उसमें भी हम इस कंसेप्ट को फिर से आपको समझाऊंगा मैं, एनआरआईज वगैरह पे कैसे टैक्स लगते हैं। पर फिलहाल क्योंकि हम डीटी डबल ए में पढ़ रहे हैं इसको, तो एसएससी या तो आरओआर है, इसी के आगे लिख देता हूं आरओआर, या फिर एसएससी है आरएनओआर या एनआर। आरएनओआर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर क्या है वो नॉन रेजिडेंट एनआर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो आरओआर है चेक करेंगे आप कि जो आपने फॉरेन कंपनी से जो इनकम कमाई है, फॉरेन से जो इनकम कमाई है, क्या उसका इंडिया के साथ में डीटी डबल ए है या नहीं है। इंडिया हैज डीटी डबल ए with such foreign company। ठीक है। या फिर इंडिया हैज नॉट डीटी डबल ए with such फॉरेन कंपनी। ठीक है। अगर डीटी डबल ए है तो अंडर सेक्शन 90 या 90 ए अप्लाई होगा बच्चों। अगर डीटी डबल ए नहीं है तो अंडर सेक्शन 91 अप्लाई होगा, मतलब रिलीफ जिसकी हम बात अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे, इसको नाम क्या दिया गया है, रिलीफ।
अंडर DTR। ठीक है, अगर 90 की अगर हम बात करें या 91 की बात करें तो यहां पर दो बातें देखनी है आपको, जो मैंने कल आपको बताई भी थी। पहली बात क्या होगी बच्चों, सच इनकम, दो रूल है बेटा। एक रूल कौन सा आपका, सोर्स रूल, और एक रेजिडेंट रूल। तो अगर ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, सच इनकम नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि इसने सोर्स रूल लगा दिया होगा। तो ये अंडर सेक्शन 90 ये कहता है कि सर वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आपने सोर्स रूल से या रेजिडेंट रूल से टैक्सेबल कर दिया। या फिर क्या होगा बच्चों, ये है काम की बात जो अब लिखने जा रहा हूं। या फिर क्या होगा, सच फॉरेन इनकम टैक्सेबल इन इंडिया इन इंडिया। किस रेट से, नंबर 1 DTAA रेट, ये DTAA रेट जो आपका है ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये गिवन इन क्वेश्चन होगा। ठीक है, या फिर दूसरा रेट कौन सा आएगा बच्चों, इन दोनों में से लोअर देखना है ना आपको। दूसरा रेट कौन सा होगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इन दोनों में जो भी लोअर होगा, लोअर विल डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, देखो, और ये बात कहां लिखी गई है, अंडर सेक्शन 90A में लिखी गई है। सर ये भी तो एक तरह से रिलीफ का ही काम कर रही है। देखो बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम है, दो सेक्शन है, सेक्शन 90 है और 90A है। 90 तो क्या कहता है कि वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी ही नहीं। सोर्स रूल या फिर रेजिडेंट रूल के हिसाब से अगर कोई इनकम फॉरेन इनकम है तो वो वहां पे टैक्सेबल हो गई है फॉरेन में, तो इंडिया में फिर से टैक्सेबल करने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म कर दो आप। मतलब उसको लाओ मत टोटल इनकम के अंदर। पर 90A क्या बोलता है, उसको टोटल इनकम में ले आओ, और जब रिलीफ देने की बारी आएगी, जब आपको टैक्स अमाउंट कम करने की बारी आएगी, तो क्या बोल रहे हैं, या तो DTAA का रेट जो मेंशन होगा एग्रीमेंट के अंदर वो ले लो, या एवरेज रेट। इन दोनों में जो लोअर होगा उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा। बट अगर आपका कोई DTAA एग्रीमेंट है ही नहीं तो 91 की रिलीफ आपको निकालनी पड़ेगी। 91 की रिलीफ कैसे निकलती है, जो भी फॉरेन कंपनी का रेट हो गया, ठीक है, या फिर कौन सा रेट आ गया आपका, एवरेज रेट, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो हमने देख चुके हैं अपन। अब अगर SSC नॉन रेजिडेंट या फिर RNOR है तो बात ही खत्म है बच्चों, फिर तो क्या सच फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। सच फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इसमें भी एक एक्सेप्शन है बच्चों आपका, कि अगर बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है उसका, तो फॉरेन इनकम इंडिया में उस RNOR के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। इन सब बातों को हम नॉन रेजिडेंट में फिर से देखने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको हम नहीं देखने वाले। ठीक है ना, आप तो यहाँ पर इतना मान के चलिए कि वो इनकम इंडिया में फिर से टैक्सेबल अब नहीं होने वाली। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन चलेंगे हमारे पर, उससे पहले हम
उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और निकालेंगे आप प्रैक्टिकल। लिखेंगे आप। चलो पहले मैं मॉड्यूलर क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद मेरा क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको मैं। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन, हमारे मॉड्यूल में थोड़े आसान से क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए पहले हम हमारे मॉड्यूल के आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम में मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आएगा, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन छाप देगा बेटा। अमाउंट तक चेंज नहीं करता है, सीएमए के साथ यही तो खासियत है। मिस्टर ए है तो मिस्टर ए ही रखेगा उसे, अगर एक मॉड्यूल खुल जाए तो। जब तक ये मॉड्यूल खुलता है तब तक एक बार फिर से हम कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या था हमारा कि आपको टैक्स कैसे लगाना है, 91 की रिलीफ कैसे मिलेगी आपको, तो सीधी भाषा में इन्होंने बता रखा है। आ गया यार, हम्म, हम्म। ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ डीटी डबल एज का ओवरव्यू दे रखा है, पर हमें ओवरव्यू आर्टिकल्स का नहीं देखना भाई, हमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलिए 2 है, ये तो 1 कहाँ गया, ये रहा 1। देखते हैं क्या है। मिस्टर रमेश एक रेजिडेंट इंडियन है, हैज ड्राइव द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 23-24। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, इंडिया की इनकम कितनी है, 2,44,000 की है। और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए, कंट्री ए में आपकी इनकम कितनी आ रही है, टैक्स पेड किया कंट्री ए में आपने 5%, कितना है, 4,50,000। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेस, एज्यूम दैट द ट्रीटी बिटवीन द इंडिया एंड कंट्री ए, ट्रीटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, इनके बीच में DT डबल ए है, ठीक है। 4,50,000 टैक्सेबल इन इंडिया, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि 450 कहाँ टैक्सेबल कर लेना, इंडिया में टैक्सेबल कर लेना। हाउएवर फॉरेन टैक्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इंडियन टैक्स लायबिलिटी, जितना भी आपने फॉरेन टैक्स पे किया है वो इंडियन लायबिलिटी अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, आप सेट ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब ये सेक्शन 90 का रिलीफ बोल रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 90 के हिसाब से कितना आएगा, सबसे पहले तो इसका टैक्स निकाल लीजिए, टैक्स कितना आएगा, तो 2,44,000 प्लस क्या करोगे 5,50,000, टोटल कितना हो गया आपका 6,94,000 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 4,50,000। अब इस पे बना लेंगे आप टैक्स, टैक्स कितना बनेगा बच्चों इस पर,
ये हो गया आपका प्लस 12,500, ये बन जाएगा 51,300 और इस पर जोड़ देंगे हम 4%, तो ये आएगा 53352। ठीक है, 53352 आपने टैक्स बना लिया है। अब क्या होगा बच्चों इसके बाद में, ये क्या है ऊपर क्यों नहीं जा रहा, 53352 टैक्स आ गया आपका। अब ये बोल रहे हैं कि सर आपने कितना टैक्स पे किया है फॉरेन कंट्री में, ये भी चेक कर लो। 4,50,000 का 5% कितना हो गया भाई, 22,500 का टैक्स पे किया है, तो इतना माइनस कर दीजिए, बाकी बचा हुआ क्या टैक्स लायबिलिटी में आ जाएगा। तो 22,500 आप माइनस करेंगे, बाकी बचा हुआ आएगा, उसको राउंडेड ऑफ कर दोगे 288B के अंदर, मतलब ये जो आपका आया था ना 533, उसमें 22,500 माइनस कर दीजिए आप, 53352 माइनस 22,500, तो ये हो गया 30,852, राउंड ऑफ करोगे तो 30,850, राउंड ऑफ करोगे तो 30,850 आंसर आ जाएगा। टैक्स को हम राउंड ऑफ करते हैं, सेक्शन 288 ए और बी के अंदर इनकम होती है ए के अंदर और टैक्स होता है बी के अंदर, नियरेस्ट ऑफ रुपीज 10। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। श्री अनुज है, श्री अनुज है बच्चों, और जो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, इनकम फ्रॉम इंडिया 3,40,000 की है, इनकम फ्रॉम कंट्री जेड कितना है 2 लाख, और इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ में कितना उसका 10,000 का है। फर्दर इज टू बी नोटेड दैट, आपने कुछ नोट भी करना है बच्चों। पहली बात क्या लिखा है, इंडिया एंड अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट विद कंट्री जेड, मतलब इसके साथ भी हमारा एक DTAA है, तो 91 की रिलीफ नहीं निकालनी है। और इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट द इनकम इज टैक्सेबल इन कंट्री इन विच द अर्न एंड नॉट फॉर द अदर कंट्री, तो जिस कंट्री में आपने इनकम कमाया है उसी कंपनी में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब सोर्स रूल के हिसाब से टैक्स लग रहा है, सेक्शन 90 लग रहा है बच्चों। हाउएवर इन द other country the such income can be included in for the purpose of computation of tax rate। और फिर क्या बोला, फॉरेन कंट्री का टैक्स किस रेट से कर रहे हो आप, 20% से देख रहे हो आप, तो कंप्यूट करना टैक्स पेबल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हाउएवर द इन अदर कंट्री, मतलब इंडिया की बात करें तो सच इनकम कैन बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट, टैक्स रेट निकालने के लिए आपको वो इनकम आपको शामिल करना पड़ेगा। ये क्यों लिखा है बच्चों, इसके लिए क्या मतलब हो गया, इसका एवरेज टैक्स रेट की बात कर रहा है कि एवरेज टैक्स के साथ में आप निकाल सकते हैं। तो एवरेज टैक्स कितना होगा, पहले तो वो निकाल दो आप, 3,40,000 में जोड़ोगे कितना, आप 2 लाख, तो कितना हो गया ये 5,40,000, 10,000 आपका ATC माइनस कर दीजिए, PPF में जमा करवाया है, तो ये हो गया 530 का टैक्स जो बनेगा, तो माइनस करेंगे इसमें से 5, कितना बच गया 30,000 का लगेगा 20% प्लस 12,500 प्लस क्या करोगे 4%, तो आएगा 19,240 रुपये। ठीक है, तो ये 19,240 रुपये जो है इसका एवरेज टैक्स निकाल दीजिए, 19,240 डिवाइडेड बाय इनकम कितनी थी 5,30,000 मल्टीप्लाई 100, तो आ जाएगा 3.3663%। ठीक है, तो अब ये रेट आपने निकाल लिया है, ये आपकी इनकम है बच्चों, टैक्स आपने निकाल लिया है बच्चों 19,540, और रेट कितने निकाली आपने 3.63%। ठीक है, और 3.63% है रेट आपकी, और इनकम कितनी है फॉरेन के आपकी कितनी है भाई 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख पर आप अप्लाई कर देंगे ये वाले रेट, ये सेक्शन 90 की रिलीफ आपको ये मिल जाएगी, और टैक्स पेबल कितना आएगा, इतना आ जाएगा। देखिए वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर सेक्शन 90 जरूर लिखा हुआ है। 90 सेक्शन क्या बोलता है कि सर अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पर DTAA में क्या मेंशन है, DTAA में ऐसा मेंशन किया है कि सर आपको देखो जब तक ये वर्ड नहीं लिखा जाए तब तक शामिल नहीं करोगे आप। अगर इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा होता, कितना सर, यहां तक लिखा होता, इसके बाद वाली बातें नहीं लिखी होती, तो अब क्या करते आप, अब आप इस 2 लाख को शामिल ही नहीं करते इनकम निकालते समय, फिर नॉर्मल टैक्स क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर DTAA जो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में लिख दिया गया है कि सर क्या करना पड़ेगा आपको हाउएवर द इन द अदर कंट्री द सच इनकम कैन बी इंक्लूडेड इन द पर्पज ऑफ
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट। मतलब सर क्या हो गया, इस एग्रीमेंट में DTA में क्या बोल रहा है कि एवरेज टैक्स रेट निकाल लेना, या फिर जो भी आपका रेट रहेगा उतना क्रेडिट आपको मिलेगा। तो इन दोनों में से लोअर जो क्रेडिट मिल जाएगा आपको। एवरेज टैक्स रेट 3.63% था और ये कितना था 20%। मतलब जैसे आप सेक्शन 91 में क्रेडिट देते हैं ना, ये वैसा ही बन गया है बच्चों। हालांकि सेक्शन 90 है, 91 क्यों नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका उस कंट्री के साथ में एग्रीमेंट है। 91 कब आता है, जब एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 91 के रूल्स बने हुए हैं, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के, ये भी लिखवाना है मुझे, ये सारा रूल्स आपको लिखवाना है बच्चों। पर उससे पहले हमें एक छोटा सा क्वेश्चन और करना है बच्चों, तो उसको मिटाने की जरूरत क्या है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर साहा है जो एक रेजिडेंट इंडियन है, डिराइव द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 23-24। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना है उसका 3,74,000। रॉयल्टी ऑन बुक्स ऑफ फॉरेन कंट्री कितना है बच्चों आपका 3 लाख एलिजिबल फॉर 80 QQB। तो रॉयल्टी की इनकम कितनी है आपकी 5 लाख की है, जिसमें आपको 80 QQB मिल जाएगा बच्चों। और कितना मिलेगा 3 लाख रुपए का 80 QQB। तो टैक्सेबल रॉयल्टी कितनी होगी आपकी 2 लाख की तो हो गई। हाँ सर, आपको बताना है कि कंप्यूट करना है इनकम टैक्स लायबिलिटी, अज्यूमिंग करना है कि इंडिया के साथ में उसका कोई भी DTA नहीं था। तो इसका मतलब सेक्शन 91 की रिलीफ अब आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए। कितना इनकम आ रहा है आपका, इनकम आ रहा है 3 और 2 5, 5 लाख, सॉरी पहले पूरा निकालो, 8,74,000 बन गया GTI आपका। इसमें से आप 80 QQB माइनस कर दोगे, जो कितना है 3 लाख रुपए का। तो ये बन गया आपका 8,74,000 माइनस 3 लाख, कितना आ गया बच्चों 5,74,000। इस पे आप टैक्स निकाल लीजिए, आप 5,74 का टैक्स बना लीजिए, कितना आएगा तो 5,74,000 का जो टैक्स बन के आ रहा है, माइनस करेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 12,500, तो ये हो गया 27,300। इसमें जोड़ेंगे आप 4% सेस, तो ये बनेगा आपका टैक्स 28,392 का। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, अब आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है। कितना एवरेज रेट ऑफ टैक्स 28,392 डिवाइडेड बाय 5,74,000 मल्टीप्लाई 100। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना आ गया आपका 5,74,000 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 4.946%। 4.946% आ गया एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपका। अब इसके बाद में हमारे फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट कितना चल रहा है आपका 20% चल रहा है। तो दोनों में लोअर कौन सा हो गया, यही लोअर हो गया, तो इतना एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। तो ये टैक्स पेबल जो आपका है ना 28,392, इसमें से अब देखिए मुझे बताओ कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है। 5 में से आपने 3 माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम तो 2 ही लाख है ना, तो 2 लाख पर लगेगा बच्चों रिलीफ। 2 लाख पर रिलीफ मिलेगा कितना सर 4.946% के हिसाब से। तो 2 लाख का 4.946%। अब ये पॉइंट्स वगैरह में भी आ सकता है 28,392, तो 18,500 का आएगा आपका टैक्स पेबल। 18,500 का आ रहा है टैक्स पेबल, क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है बच्चों, इसलिए वो राउंड ऑफ होके 18,490 बन रहा है। नहीं, वो पॉइंट्स लेना ना अपने को पूरा, इसने 95 कर दिया है, हमने क्या लिया है, हमने पूरा लिया है बच्चों। हमने कितना लिया है 946 लिया है हमने, इसने राउंड ऑफ करके किया है। ठीक है, राउंड ऑफ भी कर सकते हो आप 2 अक्षर के अंदर, तो इसीलिए वो 10 रुपए का चेंज आ रहा है। वो 2 रुपये एक्स्ट्रा, 6 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 6 को इसने क्या कर दिया है 2 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, तो पीछे वाले में राउंड ऑफ करके इसको कितना ले आया वो 18,490 लेके आ गया। ठीक है, तो चलिए भाई, यश अग्रवाल लगातार मुझे इसका आंसर दे रहा है, तो बेटा यश ये क्वेश्चन करके दिखा आप। चलो करके दिखाओ मुझे इस क्वेश्चन को, जल्दी से करके दिखाएंगे सब बच्चे, पार्टिसिपेट कीजिए भाई। ये 10 नंबर तो उठाने ही उठाने हैं बच्चों, ठीक है ना, इस 10 नंबर को नहीं छोड़ना। देखियो आसान से क्वेश्चन अभी यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, क्लास में लिखवाऊंगा आपको, जो थोड़े से लेवल के होंगे, इनका लेवल कम है।
यहां पर अब क्या हो रहा है बच्चों, फर्क कितना आ रहा है, दो कंट्री आ रही है, कंट्री ए भी है और कंट्री बी भी है, ठीक है ना। दोनों को क्या करोगे आप, अलग अलग कंपेयर करोगे। पहले एवरेज टैक्स रेट निकाल लोगे, जो भी आपका एवरेज टैक्स रेट है, कंसेप्ट वही है अभी भी, एवरेज टैक्स रेट निकाल लोगे आप। तो कंट्री ए के साथ इसको कंपेयर करोगे और कंट्री बी के साथ इसको कंपेयर करोगे, जो भी लोअर होगा वो रिलीफ बन जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 27 लाख का है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री ए विच इंडिया हैज नॉट एग्रीमेंट, मतलब सर इंडिया का कोई DTAA इनके साथ में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, 91 का रिलीफ यहां मिलेगा। इनकम टैक्स पेड इन कंट्री ए में टैक्स कितना पे किया है, ये वाला। तो ये साफ पता चल रहा है कि आपने यहां पर कितना परसेंट टैक्स पे किया है। सर 5/15, तो आपने यहां पर 33.33% टैक्स पे किया है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 में हम देखें तो इनकम फ्रॉम कंट्री बी ऑल्सो विच डू नॉट हैव द एग्रीमेंट, इंडिया का इसके साथ भी कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, पर वो इनकम नहीं है बच्चों, उसने लॉस अर्न किया है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस पर आपको 80C मिल जाएगा, क्योंकि ये अरविंद है, इंडिविजुअल है। और लाइफ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ द इज फादर और मदर, इस पर 80D मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि ये इंडिविजुअल है। तो टोटल आपको कितना मिलेगा डिडक्शंस के रूप में, 1,50,000 प्लस 20,000, ये 170 का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो 4 लाख का लॉस है, क्या ये लॉस भी सेट ऑफ होगा क्या? बिल्कुल सर, जब इनकम को आप इंक्लूड करोगे तो लॉस को भी तो ट्रीटमेंट दो ना आप। गवर्नमेंट सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट थोड़ी खेलेगी, अगर एसएससी को लॉस होगा तो लॉस का एडजस्टमेंट भी तो एसएससी मांगेगा। तो साफ यहाँ लिखा हुआ कि अगर इनकम इंक्लूड है तो आप क्या करोगे, लॉस को भी एडजस्ट करोगे। और लॉस कौन सा है बच्चों, बिजनेस का लॉस है, तो बिजनेस का लॉस सैलरी को छोड़कर सबसे एडजस्ट हो सकता है, पर विनिंग फ्रॉम लॉटरी को छोड़ दीजिए आप, उससे एडजस्ट नहीं होगा। ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस होगा, उससे एडजस्ट नहीं होगा, बाकी सबसे हो जाता है, तो यहाँ पर भी एडजस्ट हो जाएगा। सबसे पहले टोटल इनकम निकाल लीजिए, फिर उस पर टैक्स बना लीजिए। टोटल इनकम बताओ कितना आएगा, बिल्कुल 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है बेटा, तभी तो। अच्छा, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है भाई, रुको 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 रुको, मुझे मेडिकल इंश्योरेंस देख लिया मैंने, रुको 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 रुको, एक मिनट, सही बोल रहा है वो। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ द इज फादर और मदर, ये नहीं आएगा, क्योंकि मदर फादर का मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हो। 80C के अंदर जो LIC होता है बच्चों, LIC में क्या आता है, स्पाउस, इंडिविजुअल और उसके चिल्ड्रन, ये आते हैं, पेरेंट्स उसमें शामिल नहीं है। और वैसे देखा भी जाए तो 80C की लिमिट खुद कितनी है, 150 ही तो है, दोनों को मिला भी दोगे आप, गलती भी कर देते हो तो भी आंसर आपका ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि 80C मैक्सिमम कितना मिलता है, 150 मिलता है। ये लाइफ इंश्योरेंस है, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को देखकर मुझे लगा 80D बोल रहा है ये, करो बाकी। तो 27 लाख की आपकी इनकम है, फिर इसके अंदर आपने जोड़ा है 15 लाख, और फिर आपने इसमें से घटाया है 4 लाख रुपए, ये वाला माइनस कर दीजिए, फिर आपने घटाया है 1.5 लाख, ये आ गई टोटल इनकम। 27 प्लस 15 माइनस 4 माइनस 1.5, तो ये आ गया 36.5 लाख की इनकम। 36.5 लाख पे बना दो आप टैक्स, देखो ये रहा 36,50,000, इस पे बना दो आप टैक्स, ये बनेगा आपका टैक्स। कैसे बनेगा बच्चों, 10 लाख तक की इनकम पे बनेगा 1,12,500, बाकी बच गया कितना, 26 लाख की इनकम, तो 26 का 30% कितना हो गया, 7,80,000, प्लस क्या करोगे आप, 1,12,500, ये बन गया आपका कितना, 1,12,500, 1,12,500 प्लस 7,80,000, तो ये हो गया 892500। इसमें क्या जोड़ोगे बच्चों आप, सेस जोड़ दोगे, अरे यार 26.5 है, रुको रुको रुको, मैं भी गलत कर रहा हूँ, 26.5 है भाई ये, तो 26,50,000 का 30% 7,95,000 होगा ये, 7,95,000 प्लस 1,12,000,
500, 907500 प्लस करोगे 4% सेस, तो ये बन जाएगा आपका 943800। ठीक है, तो ये आ गया आपका। और रेट कितना निकाला आपने, ये रेट निकाला है। वहाँ रेट कितना था, 33 का रेट था। लोअर कौन सा हुआ, यही रेट हुआ। अब ये रेट इनकम कितनी आपकी 15 लाख की है, तो 15 लाख के ऊपर क्या करोगे आप, ये लोअर रेट अप्लाई कर दोगे जो है 25.86%। दूसरे वाले को तो देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है दूसरे वाले को देखने की जरूरत, क्योंकि वहाँ इनकम तो है नहीं, वहाँ तो लॉस है। तो ये आ गया आपका 3878,900, ये आएगा रिलीफ। बहुत बढ़िया, ये आएगा रिलीफ आपका 387900। तो ये आएगा टैक्स पेबल आपका, माइनस करने के बाद राउंड ऑफ कर देना, तो ये आएगा आपका टैक्स पेबल। इलस्ट्रेशन नंबर जो अगला है आपका 5 नंबर। अगर आपके पास अभी किताबें वगैरह तो नहीं आई होंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी हुए नहीं होंगे आप लोगों के, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, और आपको ये होमवर्क में देता हूं मैं, क्योंकि ये आसान से क्वेश्चंस है। कल हम क्या करेंगे, मैं बनाऊंगा यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, और कल ही हम क्या करेंगे, स्कैनर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सीएमए में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, देखिए पैटर्न है बच्चों, सीएमए के जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं, सीएमए के जितने भी क्वेश्चन पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के हैं, उसी में से 70 से 80% पेपर कवर होता है। तो हम सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के भी और सारे क्वेश्चन स्कैनर के भी करके चलेंगे। ठीक है, जैसे एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के कर दिए हमने, सारे क्वेश्चन स्कैनर के कर दिए। इससे रहेगा कि हाँ हमारा ये टॉपिक अब कवर हो गया है। मैं आपको अभी स्टडी नोट नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ। कौन सा है स्टडी नोट नंबर? स्टडी नोट नंबर अब चेंज हो गया ना, पहले तो ये 17 हुआ करता था, अब कितना है ये, अभी 12 हो गया, 12.3। तो स्टडी नोट नंबर 12 चल रहा है हमारा अभी ये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में अभी आप करेंगे, खुद से नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं क्लास में करवा दूंगा आपको। पर अब क्योंकि इतना कंसेप्ट तो मैंने आपको डिलीवर कर ही दिया है कि आप ये क्वेश्चन अब कर पाओ, तो इसका मैं आंसर थोड़ा छुपा देता हूँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। उस समय आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।